एक बार ओवरव्यू ले लो, बस डिस्कस भी कर लेते हैं ताकि रिवाइज भी हो जाएगा ना। तो एमएसपी वाला टॉपिक भी एमएसपी वाला डिस्कस किया था फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड। और फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, पहले 3 फार्म लॉस के लिए प्रोटेस्ट हुआ था जो रिपील हो गए है ना। उसके बाद क्यों हो रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट, अभी एमएसपी को एज ए लीगल राइट डिमांड है फार्मर्स की, उनको एज ए लीगल राइट दे दिया जाए ताकि उनको श्योरिटी रहे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता है क्या होता है एमएसपी है ना, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। तो एमएसपी बेसिकली तो अभी उसमें हुआ क्या था, ये जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है इन्होंने मतलब फार्मर्स मार्च कर रहे थे टूवर्ड्स दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे रोक दिया गया, शंभू बॉर्डर पे, वहाँ से वहीं पे रोक दिया गया। तो वहीं पे इन्होंने, इनके लीडर है जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने हंगर स्ट्राइक चालू कर दी वहाँ पे, इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक। और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि हमको एमएसपी एज ए लीगल गारंटी दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आपको इस पूरे फार्मर्स के इशू को, क्योंकि फार्मर्स बार बार प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, इस पूरे इशू को आपको रिजॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो हमको पता होना चाहिए कि एमएसपी कितने क्रॉप्स पे मिलता है ना, 22 क्रॉप्स पे मिलता है। 1965 में सबसे पहले एमएसपी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे दिया गया है। फिर अलग अलग आपके कमीशन सेटअप किए गए हैं जिन्होंने एमएसपी को लेकर रिकमेंडेशन दी है। उनमें से एक आपका एमएस स्वामीनाथन कमीशन है। एमएस स्वामीनाथन कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे, ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा था नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद है, फादर ऑफ किस चीज़ के फादर थे वो, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन थे। और वाइट रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है ना। तो ऐसे ही अलग अलग कमीशंस ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। फिर हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है बहुत सारी, जो पार्लियामेंट में वाइडर डिस्कशंस के लिए होती है। वाइडर डिस्कशंस के लिए क्यों होती है, क्या पार्लियामेंट में इनफ डिस्कशन नहीं होता है ना, होता है इनफ डिस्कशन, लेकिन हर बिल पे इतना प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन नहीं हो पाता है। इस वजह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ फॉर्म की जाती है जिसमें दोनों हाउसेस से मेंबर होते हैं, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। जो बिल को मतलब बिल जब पार्लियामेंट में पुट किया जाता है, जब जैसे लोकसभा में वक्त बिल पुट किया गया, तो अगर उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं या कुछ ऑब्जेक्शंस हैं अपोजिशन को या किसी भी मेंबर को, तो अगर उसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है तो उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे वो वाइडर डिस्कशन करके पब्लिक डोमेन में पुट करके उस पर सॉल्यूशन मंगवा के उसको वापस पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, जैसे वक्त बिल अभी वापस से पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वाली, उसमें आपके फॉर्मर पंजाब सीएम जगजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी आपके उसके चेयरमैन है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, जो पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक है। उसमें 31 मेंबर्स हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा और 10 फ्रॉम राज्यसभा। और लोकसभा से जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा से मेंबर्स आएंगे तो कौन नॉमिनेट करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा से अगर मेंबर आएंगे तो स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को एक और देखो, राज्यसभा को जनरल टर्म्स में स्पीकर बोल सकते हो आप, लेकिन राज्यसभा के कंटेक्स्ट में चेयरमैन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाता है। एक्स ऑफिशियो मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पहले, क्या होता है, देखो एक्स ऑफिशियो मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब जो भी व्यक्ति हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो उसकी वजह से आपका राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। याद रखना ये जैसे एक्स ऑफिशियो हो गया, सो मोटो कॉग्निजेंस हो गया, ऐसे लीगल मैक्सिम्स कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए बार बार बताना पड़ता है, ठीक है। एक ही आउट ऑफ द टॉपिक है, कल एक प्रोसेस पड़ी थी क्या, डी नोटिफिकेशन, वो होता है डीनोटिफाई करना मतलब जैसे कोई लॉ फॉर्म हुआ है ना, तो वो लॉ इम्प्लीमेंटेड है, अगर उस लॉ को आपको रिपील करना है तो उससे सबसे पहले आपको उसको डीनोटिफाई करना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट को उसको डीनोटिफाई करना पड़ेगा।
मतलब एक मोशन पास करना पड़ेगा कि हम इस लॉ को रिपील करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको डी नोटिफाई कर रहे हैं। जैसे नोटिफाई करते हैं तो हम उस लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं, डी नोटिफाई करेंगे तो उसको रिपील कर रहे हैं, है ना। वो डी नोटिफिकेशन हो जाता है। एक मतलब बेसिकली रिपील अलग टर्म हो जाता है, लीगल लैंग्वेज में हो जाता है। डी नोटिफाई मतलब उस जैसे CAA था आपका, तो उसके लिए रूल्स एंड प्रोसीजर आपके नोटिफाई किए जाएंगे, और अगर उसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है और वो पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को रियलाइज हो जाता है कि भाई ये चीज़ हमने इसमें गलत डल गई है हमसे या गलत इंट्रोड्यूस कर दी है, तो वो उस चीज़ को डी नोटिफाई कर देते हैं, मतलब उसको वापस ले लेते हैं। इसमें वक्फ बोर्ड के बारे में कल पढ़ा था, तो उसमें देखा कि यूपीए गवर्नमेंट 2013 में पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है पुरानी वाली और जो एरिया है उसको डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। मतलब समझा नहीं, फिर से बोलना। पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का एरिया, वो कौन सा ऑफिस था, CGO कॉम्प्लेक्स, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग और बहुत सारे बिल्डिंग थी, तो उसको डी नोटिफाई करके। अरे होता क्या है, वक्फ के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, वक्फ बोर्ड अपने आप लैंड क्लेम करने लगता है इंडिया में बहुत सारी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो माइक्रो विजन बना हुआ है हमारा, ये मान लो एक प्रॉपर्टी है जो हमारे सर के नाम पे, डायरेक्टर सर के नाम पे, है ना। अब होगा क्या कि अगर हो सकता है पहले ये कभी वक्फ में दान दी गई, तो वक्फ बोर्ड इसको क्लेम कर लेता है एक नोटिफिकेशन निकाल के, नोटिफिकेशन या नोटिस निकाल के वक्फ बोर्ड इसको पूरा क्लेम कर देगा कि भाई ये इतने इतने भाई की ज़मीन हमारी वक्फ बोर्ड की है, आपको इसको वेकेट करना है। तो अब उसमें होता क्या था वक्फ बोर्ड में कि अगर आपको उसको चैलेंज भी करना है उस नोटिफिकेशन को, तो आप वक्फ बोर्ड की स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे उन्हीं के मुत्तावलीज और वो होते हैं जो क्लैरिक्स होते हैं, मुस्लिम क्लैरिक्स, वही जज होते हैं। तो उन्हीं की कोर्ट में उन्हीं को चैलेंज करके कोई कैसे फाइट कर सकता है ना उसमें। तो अगर आप चाहो कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज कर दो, तो जो वक्फ बोर्ड बिल है हमारा था, मतलब वो उसको प्रोहिबिट करता था, इस वजह से उसको वो किया गया। तो ये जो नोटिफाई करना और डी नोटिफाई करना, जैसे वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई किया, अब जिस कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में, तो वो पूरी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम थी। तो उन्होंने, मुझे जो समझ में आ रहा है कि उन्होंने उस चीज़ को डी नोटिफाई किया हुआ कि ये हमारे नाम पे नहीं है, और उसको वक्फ बोर्ड के नाम पे कर दिया होगा कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम। ठीक है सर। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 108 इसमें ये है कि वो कंट्री के कोई भी लॉ के ऊपर रहेगा, कोई भी लॉ के ऊपर रहेगा। इसमें कल पढ़ रहा था 2008 सेक्शन 108 प्रोविजन कंट्री के कोई भी लॉ है उसके ऊपर है, ओवर राइडिंग है। ओवर राइडिंग इफेक्ट, हाँ। तो क्या होता है, जैसे कोई जनरल लॉ है, जैसे लैंड के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा इंडिया में जनरल लॉ है। अब अगर उसी कंटेक्स्ट में किसी इशू से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लॉ बनाना है, जैसे वक्फ बिल एक स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करता है, तो और दोनों के प्रोविजंस के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे कंडीशंस में स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाता है जनरल लॉ पे। स्पेशल लॉ कौन सा होगा हमारा, वक्फ बोर्ड का, है ना। और जनरल लॉ कौन सा था हमारे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उस कंटेक्स्ट में जो अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविज़न है दोनों में, तो जो वक्फ बिल के प्रोविजंस है वो प्रिवेल कर जाएंगे, तो वो उस कंटेक्स्ट में ओवर राइडिंग इफेक्ट हो रहा है, मतलब वो ओवर राइड कर देंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस को, है ना। ये एक एग्जांपल है, वो उस कंटेक्स्ट में बोला गया है। सर ये वक्फ, जैसे हमने वो पढ़ा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ा था, जिसमें ये जो मॉस्क का डिस्प्यूट्स हो रहे हैं बहुत सारे, जैसे ज्ञान वापी का हो गया, तो उसमें क्या था, वो एक तरीके से ओवर राइडिंग लॉ था। उसमें प्रोहिबिट किया जा रहा था कि आप एक पर्टिकुलर डेट, जैसे 1947 में जो जिस कंडीशन में था जो रिलीजियस प्लेस, उसी कंडीशन में रहेगा एक्सेप्ट राम जन्मभूमि वाला, मतलब बाकी अदर प्लेसेस के डिस्प्यूट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे राइट टू अप्रोच जुडिशरी या जुडिशियल रिव्यू के राइट को वायलेट कर रहा था, तो वो ओवर राइडिंग लॉ बोल सकते हो आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पहले से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जिससे हम रिट्स है हमारे पास, जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, तो वो इस कंडीशन में ओवर राइडिंग होता है। और कुछ
वक्फ बिल आप पूरा डिस्कस करेंगे आगे आएगा तो। है ना, पहला तो ये पढ़ता, फिर हमने ये छोड़ दिया था, मैरिटाइम वाला छोड़ दिया, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ है पूछने को? चंद्रेश बाबू घर की याद तो नहीं आ रही? सर वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल, वही मैंने जो अभी बताया ना, वहाँ केस दर्ज जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वक्फ के, वहीं पे आप अप्रोच कर सकते हो। जैसे आप चाहोगे, आप जैसे लैंड डिस्प्यूट तो जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एड्रेस होते हैं, लेकिन अगर वक्फ ने कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर दी है तो आप सिर्फ उसको वक्फ ट्रिब्यूनल्स में क्लेम कर सकते थे, कि पिछले लॉ में था। अब जो नया लॉ आ जा रहा है उसमें ये सब हट रहा है, मतलब इन सबको कैंसिल करके जुडिशरी को, हाई कोर्ट्स को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में हम जब डिस्कस करेंगे आगे तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। जैसे उसमें हिंदू मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, एक मुस्लिम वुमेन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने की बात की है, कि सारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ उन सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल विद डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्री और ये सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनको उस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर पुट किया जाएगा, ताकि वो पब्लिक डोमेन में आ सके, ताकि सबको पता चल सके कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, ताकि उसके बाद अगर कोई उसको बेचने का या खरीदने की कोशिश करे तो उसमें लीगल डिस्प्यूट्स ना हो जाए इससे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड है, वो आगे आएगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। सर वो जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी कुछ भी है ऐसे, जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अलग से, हाँ वो भी होती है, जो मतलब वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म की है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी और कमेटी और वो कमेटी, देखो दोनों कमिटीज़ का सेम नहीं होता है, मतलब जुरिडिक्शन और सारे मेंबर्स का कंपोजिशन लगभग सेम होता है, बट जॉइंट स्टैंडिंग कमिटीज़ आपके कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए फॉर्म की जाती है। बट जबकि ये जो आपकी पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है, ये परमानेंट कमिटीज़ हैं, जो जैसे आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी। फिर आपकी पार्लियामेंट्री आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसमें एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी। लेकिन अगर आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास कोई बिल भेजना है तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है, वो अपना काम करने के बाद डिसॉल्व हो जाती है। आगे बढ़े। फर्स्ट इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में। मैरीटाइम कॉन्क्लेव, मैरीटाइम वर्ड से क्या समझते हो? सी से रिलेटेड सिंपल सा। तो देखो इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, मतलब बहुत वाइड कोस्ट लाइन है। वैसे हम देखेंगे अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो कितना पूरा एरिया हमारा कोस्ट लाइन है। तो अब इंडिया का एंशियंट टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रेड रहा है। हम देखेंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से, जैसे एक पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की गुजरात में डिस्कवर हुई है, जिसका नाम है लोथल। वहाँ पे आपका सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड समझते हो, जहाँ पे बोट्स या शिप्स को रोका जाता है, तो वहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। तो उससे हमको क्या पता चल रहा है कि क्या देखो, तो वो डॉकयार्ड गुजरात में लोथल में मिला है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? सबसे पहले का जो अभी तक का डिस्कवर्ड सिविलाइजेशन है अराउंड 2400 BC के आसपास की बात कर रहे हैं। 2400 से 600 to 1800 BC बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। आपको पता है ये जो BC पहले बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था, अब उसको रिडिफाइन करके बिफोर कॉमन एरा बोलने लगे। हाँ, BCE लगता है, BCE आने लगा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। तो जैसे गुजरात में लोथल मिला है
ना, तो वहाँ पे अब क्योंकि वो इंडिया में, तो अब इसका डॉकयार्ड है, मतलब इसका मतलब क्या है कि शिप्स की नॉलेज थी पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, और अगर शिप्स की नॉलेज थी और वो कहीं जा ही रहे होंगे शिप से, ऐसा तो है कि गुजरात से घूम के केरला में आ जाएंगे, तमिलनाडु में आ जाएंगे, कहीं और ही जा रहे होंगे, मतलब वो सी से ट्रेड भी करते थे। जैसे 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आपको पता है कौन कौन से? मतलब 4 एंशिएंट कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। जैसे आपका चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, फिर एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, और एक आपका इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गया। मतलब इजिप्ट मतलब अफ्रीका के बिल्कुल कोस्ट लाइन पे, बॉर्डर पे है। उसके बाद ईरान और इराक में मेसोपोटामिया, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, और चाइना में एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इन कहीं ना कहीं ऐसा, अब देखो चाइना से अगर हमको उस टाइम पे ट्रेड करना होता तो हम लैंड रूट से जा सकते थे, लेकिन अगर हमको इराक मेसोपोटामिया में भी ट्रेड करना होता तो भी हम लैंड रूट से जा सकते थे। लेकिन ऐसा बहुत हिस्टोरिकली डिस्कवर हुआ है कि इंडियंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशंस थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ में। तो इसका मतलब हमको शिप्स की नॉलेज थी, है ना। तो इसका मतलब ये ओवरऑल कि हमारा बहुत एंशिएंट टाइम से मैरीटाइम हेरिटेज चला आ रहा है। अब मैरीटाइम हेरिटेज चला आ रहा है, तो अगर हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी हेरिटेज ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर हम अपने कल्चर को भूल जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा कल्चर ख़त्म होता जाएगा। ऐसे ही इसी मैरीटाइम हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए ये कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा किया गया था। 11 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब देखो, अब इसमें यहाँ पे वही सब दिया है कि कैसे हमारा एंशिएंट मैरीटाइम सिविलाइजेशन और नावल पावर डेवलप हुआ था। तो मौर्यंस के टाइम चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना है, चाणक्य नाम सुना है, उनकी मौर्यन डायनेस्टी थी। वहाँ पे भी नेवल पावर के एविडेंसेस मिले उनके इंस्क्रिप्शन पे भी। उसके बाद मेन हमारी नेवल पावर डेवलप हुई थी चोला डायनेस्टी के टाइम पे। इंपीरियल चोलास बोला जाता है ये चोलास साउथ ईस्ट एशिया में जाकर कॉन्कर करके आए थे बहुत सारे कंट्रीज़ को, जैसे इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ को कॉन्कर करके उनके साथ ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे। अब ट्रेड, अभी जैसे हम कभी कभी न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इंडोनेशिया की करेंसी के ऊपर गणेश जी का फोटो है। मतलब वहाँ पे कभी ना कभी बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म वर्शिप हुआ होगा। वो खुद वहाँ इंडोनेशिया के जो किंग है उनका नाम रामादा 7th या रामादा 11th ऐसे आता है। सॉरी, मलेशिया के जो किंग है। ऐसे ही कंबोडिया में एक अंकोर वाट करके टेम्पल है जो बहुत एंशिएंट चोला टाइम पीरियड, मतलब 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी टाइम पीरियड का है। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने भी बहुत नेवल पावर एक्सपेंड की थी। तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आएगा, तो हमारी नेवल पावर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है। फिर जैसे विजयनगर एम्पायर का नाम आपने सुना होगा, उस टाइम पे भी हमारी नेवल पावर अच्छी खासी थी। उसके बाद मराठास के टाइम पे तो स्पेशलाइज्ड नेवल पावर थी, पोर्ट्स को एक्वायर करते थे, जैसे जिंजी फोर्ट हो गया, जैसे मुंबई हो गया। उस टाइम पे मुंबई नहीं बोला जाता था, उस टाइम पे सेलसाइड ऐसे करके 7 आइलैंड्स थे, वो बोला जाता था। तो इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया है। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, क्योंकि अभी वर्ल्ड का 90% ट्रेड सी रूट से होकर गुजरता है, और आप इंडियन ओशियन का पूरा जो रीजन है उसको देखोगे तो वो एक तरह से आपका ईस्ट एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में सेंटर का काम करता है। तो अब क्योंकि अब एक ईस्ट एशिया मतलब चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब कंट्रीज से रॉ मटेरियल ले जाके वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं और फिर वहाँ से वापस गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं इंडियन मार्केट्स में या अदर मार्केट्स में। तो जो शिपिंग रूट है वो इंडियन ओशियन से जाके गुजरता है। तो इस वजह से हम बहुत सारे ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम फिर से अपनी नेवी को ग्रेड बना देते हैं। तो ये सब उस चीज़ के फ़ायदे हैं। फिर ये इंडियन नेवी के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं, जैसे वाइस एडमिरल आर.डी. गगारिन 1958 में पहले नावल चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। ये सब चीज़ें आपकी दी हुई हैं।
देखो अब इसमें ये इतना सारा डेटा दिया हुआ है, ये सब हमको याद नहीं रखना है, हमको बस ये थोड़ा पता होना चाहिए चोला डायनेस्टी के टाइम पे हमारी नदी बहुत अच्छी थी, फिर आई ये जरूर पता होना चाहिए लोथल वगैरह कि लोथल में देखो अभी दिया भी होगा क्योंकि वहाँ पर अभी एक म्यूजियम, एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। देखो जैसे इसमें चाइना से कुछ भी देखो, ऊपर का जो सी है ना वो पूरा फ्रोजन सी है, जैसे आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ सी जो रशिया के ऊपर से जाता है, तो वहाँ से ट्रेड होता नहीं है, मतलब कौन सा ये वाला, यहाँ से ट्रेड नहीं होता है, यहाँ से ट्रेड नहीं होता है, बस सिर्फ ट्रेड होता है ये यहाँ से इंडोनेशिया से, स्ट्रेट ऑफ मलाका से होते हुए इंडिया से ये अरब कंट्रीज़ में जाता है, फिर अफ्रीकन ये सुएज़ कैनाल है, यहाँ पे इसराइल है ना, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है, ऐसे ट्रेड होता है। तो इस वजह से देखो अब सेंटर में क्या गई है, पूरा इंडियन ओशियन है, अब कोई भी शिप डायरेक्टली यहाँ से चल के यूरोप नहीं पहुँच सकती क्योंकि इतने फ्यूल और वो सब कैरी करने का अभी तक उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है, तो उनको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है और फिर अलग अलग एरियाज से उनको अपने लॉजिस्टिक्स कैरी करने पड़ते हैं। जैसे ऐसा ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ की प्रोड्यूस चाइना में होती है, जैसे रबर आपका इंडोनेशिया में मिलता है, फिर राइस आपका मलेशिया में मिलेगा, तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडियन ओशियन रीजन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में। ऐसा बोला जाता है कि जो इंडियन ओशियन रीजन को होल्ड करेगा वो वर्ल्ड ट्रेड पे रूल करेगा। इंडियन ओशियन रीजन तो पता है ना कि नीचे वाला इंडिया के, हाँ इंडिया के जो नीचे वाला ये पूरा एरिया है, ये पूरा इंडियन ओशियन रीजन है, बंगो वाला रीजन, ये सब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल अभी इस्टेब्लिश करने की बात, मतलब इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया जा चुका है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मैनमेड डॉकयार्ड वहाँ पे मिला है, और इसका इस लोथल से रिलेटेड आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस देख सकते हो, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज। और कौन सी साइट से इंडिया में पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? नहीं भीमबेटका में कोई तो है, नहीं भीमबेटका तो बेटा स्टोन एज की साइट है। देखो हरियाणा में कुछ साइट्स हैं, जैसे राखी गढ़ी करके एक सिटी डेवलप हुई है वहाँ पे, फिर कुरुक्षेत्र में कुछ एविडेंसेस मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं। बट मेन जो सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो सारी पाकिस्तान में चली गई है ना। ऐसा बोला जाता है, ऐसे एक थ्योरी चलती है कि जब आर्यन इन्वेजन हुआ, जैसे तो बहुत सारे लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी मानते नहीं है, बहुत सारे के मैक्सिमम लोग नहीं मानते, बट जब आर्यन इंडिया में आए तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से वॉर हुआ, उनको डिस्ट्रॉय किया, फिर वो जो गैंगेटिक प्लेन से गंगा के आसपास का जो एरिया है, जो कि रिवर के पास फर्टाइल लैंड होती है और वाटर, पहले एग्रेरियन इकोनॉमी होती थी, है ना, एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती थी, तो उन सब चीज़ों की वजह से लोग रिवर के आसपास जहाँ पे पानी अच्छा हो, लैंड अच्छी हो, वहाँ पे बस जाते थे, तो इस वजह से वो लोग वहाँ पे बस गए, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने, फिर धीरे धीरे वैदिक एरिया आया, फिर आपका डायनेस्टीज डेवलप होना चालू हुई, धीरे धीरे मौर्यन डायनेस्टी आई, फिर मुमताज़ आए, फिर आपके चोलाज आए, पालाज, फिर फॉरेन इन्वेजन्स होने लगे इंडिया में, जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, ये लोग फिर एक मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करते हैं दिल्ली सल्तनत का, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स आ जाते हैं। इसी बीच में ऐसा नहीं है जैसे मुस्लिम रूल्स थे, लेकिन बहुत सारी इंडिपेंडेंट रियासत या स्टेट्स बोल लोगे वो सब भी थे, तो फिर ये सब आ जाते हैं। फिर विजयनगर एम्पायर डेवलप होता है, विजयनगर के डिक्लाइन के बाद मुगल्स आ जाते हैं, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, और ब्रिटिशर्स के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तब हमको सेल्फ रूल मिला है। इसलिए एक बहुत बड़े तो नहीं पॉलिटिकल लीडर थे अशोक सिंघल करके, विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो बने थे प्राइम मिनिस्टर 2014 में पहली बार, तो उन्होंने ये बोला था पहली बार कि 1000 ईयर्स के बाद कोई प्रॉपर हिंदू रूलर मिला है इंडिया को, पृथ्वीराज चौहान के बाद, क्योंकि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे रूल कर रहा है, क्योंकि उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, लेकिन उनकी कोalition की गवर्नमेंट थी, इनको पहली बार मेजोरिटी मिली थी।
तो इस वजह से ये सब चीज़ें हैं, ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। फिर देखो मेरिट टाइम से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है हमारा, जो पोर्ट्स डेवलपमेंट कैपेसिटी और शिप डेवलपमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। ऐसे ही भारतमाला प्रोजेक्ट रोड नेटवर्क को इन्हेंस करने के लिए, ताकि हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत कम हो जाए, 2017 में लॉन्च किया गया था। और फिर एक PM गति शक्ति करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो दोनों को इंटीग्रेट करता है, भारतमाला और सागरमाला को। देखो अब ये कैसे काम करता है, देखो ऐसे सिंपल एक लाइन में पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। अगर इन दोनों को इंटरकनेक्ट करोगे कि ये दोनों कैसे काम करते हैं तो पूरा याद रहेगा। कैसे इंटरकनेक्ट करोगे, भारतमाला किस लिए, रोड नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, मतलब उससे हमारा लॉजिस्टिक्स ईज बढ़ जाएगा। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जो सामान हम लेके आते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ना, तो जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से हम सामान जितनी इजीली चीप ऑफ कॉस्ट लेके आ पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। फिर सागरमाला क्या डेवलप कर रहा है, पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स और शिप्स डेवलप कर रहा है, तो उससे हमारी क्या होगा, एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सी रूट्स बढ़ जाएंगे, है ना, तो उससे हमारा ट्रेड नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा, दोनों जगह मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भारतमाला याद रखना रोड नेटवर्क से रिलेटेड है, और सागरमाला शिप नेटवर्क से रिलेटेड है। कितना टाइम हो गया, 5 बजे तक है क्लास। हाँ ये तो पढ़ लिया था, हाँ है ना, ये पढ़ लिया था। एक बार तुम दोनों रीड कर लेना इसको, और अगर कुछ डाउट आए तो बता देना, या फिर मुझसे पूछ लेना। ये पढ़ा था क्या, नहीं ये पढ़ना है। देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, रिटायर्ड जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। क्या होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करता है कंट्री में। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, या राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं भैया, जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास होते हैं। हमारे पास कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होते हैं, लेकिन देखो राइट्स वो होते हैं जिनके लिए हमारे पास रेमेडी होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है, रिट पेटिशंस होती है ना, उनको राइट्स बोला जाता है। तो ह्यूमन राइट कमीशन ऐसे ह्यूमन जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, है ना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, और बाकी जितने बचे नहीं, जो बेसिक नेसेसिटी के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में 1993 में। ठीक है, अब देखो इसका ओरिजिन यहाँ से नहीं होता है। ह्यूमन राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट का बेसिकली आप देखोगे ओरिजिन होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब हिटलर ने बहुत ज़्यादा ज्यूस को परसिक्यूट किया था और वो राइट्स किसी के पास नहीं थे। तो फिर जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हो गया तो 1948 में एक कन्वेंशन साइन होती है जिसका नाम है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को ये डिक्लेरेशन साइन होती है UDHR। अब इसमें क्या था भैया, सारे बेसिक राइट्स बताए गए थे कि क्यों भले ही कोई टेररिस्ट भी है तो भी उसके पास ये ह्यूमन राइट्स होंगे, भले ही वो प्रिजनर है कुछ भी है, तब भी कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं इनके पास होंगे। तो इसी से हमने 1993 में एक लॉ पास किया था इंडियन पार्लियामेंट में, नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। उसके थ्रू ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म होता है, जिसकी चेयरपर्सन जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब ये जो 10 दिसंबर है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी दिन आपको नोबेल प्राइजेस का अनाउंसमेंट होता है ह्यूमन राइट्स डे के दिन। हमेशा देखना 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइजेस का अनाउंसमेंट होता है, मतलब दिए जाते हैं।
है ना, अनाउंसमेंट पहले हो जाता है उस दिन दिए जाते हैं लोगों को। ठीक है, अब देखो कैसे अपॉइंट होता है ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन। तो देखो सबसे पहले तो देखो 3 ईयर का टेन्योर होता है, 3 ईयर टेन्योर होता है किसी भी ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन का। और उससे पहले ये चीज़ याद रखना, इन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा को रिप्लेस किया है। अब 3 ईयर का टेन्योर होता है, तो इनका टेन्योर होगा 2027 तक। कौन अपॉइंट करता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करते हैं? तो एक कमेटी फॉर्म होती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस। कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस में? कौन से हाउस में राहुल गांधी? लोकसभा में। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे है ना। तो 6 मेंबर की कमेटी होती है और क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं? तो या तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता है एज अ चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन के पास क्या क्या पावर होती है? सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, मतलब खुद से प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं ह्यूमन राइट कमीशन। जहाँ पे अगर उनको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का, तो उसके बाद रिव्यू कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके रिपोर्ट्स मंगवा सकते हैं। ये सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे मणिपुर में अभी बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो अगर चेक करना चाहे ह्यूमन राइट कमीशन तो वहाँ जाके चेक कर सकता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितना पढ़ा एक बार रीड करो, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। सर एक केस है कि एक जगह कोई मैरिज फंक्शन हो और उधर कोई IAS रैंक ऑफिसर आके मतलब उसको कैंसिल करा था परमिशन होने के बाद में। तो ये इसमें आएगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मतलब उसमें पहले तो मतलब वो सही है क्या ये? हाँ यार देखो, अगर कोई लॉ वायलेट हो रहा है, नहीं, वहाँ पे ऐसा है कि जो मैरिज फंक्शन हो रहा है वहाँ पे लोगों को मारा भी है। लोगों को मारा भी है। मारा भी है। हाँ, मतलब ये ऑफिशियल्स की तरफ से। ऑब्वियसली बंद करना है, क्योंकि वायलेंस हो रहा है ना। किसी को मारना तो सबसे बड़ा, मर्डर करना तो उस पर्सन के ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन। ह्यूमन राइट छोड़ो, फंडामेंटल राइट का वायलेशन, वो तो फिर रुकवाया ही जाएगा। मतलब इसमें तो क्वेश्चन हो रही है। ठीक है, मतलब अगर कोई लॉ ब्रेक हो रहा है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है या फिर ये खतरा है कि वहाँ पे फंक्शन की आड़ में कुछ इलीगल ट्रेडिंग हो रही है हथियार की या ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है, तो भी बंद करवा सकते हैं। बंद तो कभी भी करवा सकते हैं, ऐसा तो नहीं। सवाल मतलब प्रॉपर फ्रेम करूँगा, क्या पूछना चाह रहे हो? वही तो बोल रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहे हो? क्लियरली बताओ। मैरिज फंक्शन है, ठीक है, वहाँ किसी रीज़न की वजह से, कोई टिप की वजह से, फॉल्स टिप है या कुछ है, उसकी वजह से वहाँ पे फंक्शन रुकवाया है और वहाँ पे जाके मतलब मारा है लोगों को जो फंक्शन अटेंड कर रहे थे। अच्छा, पुलिस ने मारा? हाँ, हाँ, फिर तो उसको उस पर हाँ, ये तो फिर बिना किसी वजह के नहीं मार सकती पुलिस ने भाई। कोई फॉल्स टिप है या कुछ है ऐसा, कुछ भी हो, अगर कुछ भी है हुआ सकती है फंक्शन को, लेकिन मार नहीं सकती पुलिस। 3rd डिग्री टॉर्चर थोड़ी ना कर सकती है पुलिस। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, चेक करेगी पुलिस आके, नहीं मिल रहा है तो चली जाएगी, फंक्शन वापस कंटिन्यू हुआ। ऐसा हुआ सकती है, लेकिन मार नहीं सकती पुलिस। अगर मारती है तो वो आपका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। सो मोटो या मतलब याद रखना
So the politicians will learn that. करो read करो.